राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे रहे, मस्त रहे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक गरीब लकड़हारे की है, जिसके जीवन में एक विचित्र घटना घटती है और जिसकी वजह से उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मदन अपनी धुन में कहीं चला जा रहा था। उसको देखकर लोग कहने लगे, अरे भैया, वो देखो मदन जा रहा है। मदन, हाँ वही है ना मदन, रामपुर का लकड़हारा। अरे भैया, अब तो इसकी हर बात की नौटंकी हो गई है। जंगल के बीच जाकर बाज आया, मुझे कोई बचाओ चिल्लाना, और जब कोई मदद के लिए पहुंच जाए तो उसे मूर्ख बनाकर उसी से पहले ही वहां से भाग जाता है। भैया, इसके पहले कि ये हम लोगों को मूर्ख बनाए, यहाँ से चलते हैं। वो दोनों अजनबी वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ मदन अपनी धुन में मस्त हमेशा की तरह लकड़ी काटता है और उसे बाजार में जाकर बेच आता है। ये लकड़ियां काट कर बेचना ही उसकी जीविका है। इसी से माँ बेटे का गुजारा चलता है। वहीं दूसरी तरफ गांव के चौपाल पर सारे गांव वाले इकट्ठे हुए थे और सरपंच जी से बहस कर रहे थे। उनमें से एक गांव वाला आकर बोला, हमारी समस्या मदन की हरकतें बताने लगता है। देखिए सरपंच जी, अब बस बहुत हुआ। अब हम मदन की नौटंकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कोई कठोर कार्रवाई या सजा दे। मदन को वो रोज रोज नौटंकी करके लोगों का समय बर्बाद करता है। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, तब भी आज आपके पास आए हैं। कुछ सोचते हुए सरपंच बोल पड़े, देखिए आप सभी लोग तो जानते ही हो, मदन समझदार नहीं है। अगर उसे कोई सजा या कार्रवाई की जाए तो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अपनी माँ का इकलौता सहारा है वह। अगर मैं उसे कोई सजा देता भी हूँ तो ये मदन की माँ के साथ गलत होगा। इस समस्या का यही समाधान है। आज से मदन जितनी भी आवाजें दे, आप कोई भी वहां नहीं जाएगा। वो कितना भी मदद मांगे, उससे दूर ही रहना, जिससे कि वो तुम्हें मूर्ख ना बना सके। सारे गांव वाले सरपंच की इस बात से सहमत हो गए और अपने अपने कामों में लग गए। उधर दूसरी तरफ मदन भी जंगल के बीचों बीच पहुंच गया और हमेशा की तरह लकड़ियां काटकर उन्हें बांधकर एक तरफ रख दिया और शरारत करने की सोचने लगा। थोड़ी देर में जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद के लिए आओ, बचाओ कोई। तभी वहां अचानक से एक विशालकाय बाज आ गया। उसे देखकर मदन पूरी तरह से डर गया, क्योंकि उसका मजाक आज हकीकत में सामने खड़ा हो गया। मदन अब जोर जोर से चिल्लाकर अपने लिए मदद मांगने लगा। वहीं दूसरी तरफ बाज हवा में उड़कर मदन के सर पर मंडराने लगा। यूं मदन को भाग पाने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। कुछ देर में पलक झपकते ही बाज मदन को अपने पंजों में लेकर उड़ चला और मदन चिल्लाता रह गया। वहीं दूसरी तरफ चंद्रिका राज्य की राजकुमारी चंद्रिका के रिश्ते की बात चल रही थी। बहुत ही सुंदर, चंचल और गुणों से भरपूर राजकुमारी चंद्रिका अपनी सहेलियों के साथ वन विहार में बैठी तस्वीर बना रही थी। आसपास इतने सुंदर बाग बगीचे, फल फूल, ना जाने कितनी ही खूबसूरत चीजें वहां थी। नदियों का कलकल करता बहता जल, पक्षियों की चहचहाट, सुंदर सुंदर हिरण और न जाने कितने ही पशु पक्षी थे। उस सुंदर बाग में राजकुमारी जी, आप किसकी तस्वीर बना रही हो जो बन चुकी है? बस चेहरा नहीं बना पा रही हूँ। मधु, देखो ना, ये पहली बार हुआ है जब मैं इतनी देर से कोई तस्वीर पूरा कर रही हूँ और वो नहीं बन पा रही है। राजकुमारी जी, ये तो पहली बार हुआ है। आप चित्रकला के हर गुण में निपुण हो, तो फिर ये कैसे है? मधु, ये तस्वीर मैंने अपने सपनों के राजकुमार की बनाई है, पर चेहरे की कल्पना नहीं कर पा रही हूँ। तभी बादलों के एकाएक गड़गड़ाहट सुनाई दी और बादल बरसने लग गए। बरसात की वजह से राजकुमारी और उसकी सखियां महल को लौट गई। वहीं दूसरी ओर गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। एक हवा के झोंके की तरह, आग की तरह ये खबर फैल गई, मदन को बाज ले गया है। जिस तरह पूरे गांव में आग की तरह ये खबर फैल गई, उसी तरह मदन की माँ को भी ये बात पता चल गई और मदन की माँ चौखट पर बैठकर
बस रोए जा रही थी। गांव वाले उसकी माँ को ढांढस बढ़ा रहे थे, सांत्वना दे रहे थे। बाज की पकड़ जैसे ही ढीली हुई, मदन ने थोड़ी थोड़ी हलचल करना शुरू कर दिया, जिससे मदन रेतीले टीलों के बीच जा गिरा और बेसुध हो गया। आंधी का एक भवंडर जो पूरे रेगिस्तान में यहाँ से वहां घूम रहा था, जिस वजह से बाज मदन को ढूंढ नहीं पाया और वहां से चला गया। अगले दिन मदन को होश आया तो उसने खुद को रेत में आधा गड़ा हुआ पाया। किसी तरह खुद को वहां से निकालकर हिम्मत करके चलने लगा। आसपास में उसे एक भी घर नजर नहीं आया। चारों तरफ बस रेत के टापू और वीराना था। हिम्मत करके मदन ने चलना शुरू किया। चलते चलते सुबह से शाम हो गई, पर कोई गांव का नहीं मिला और ना ही पानी का स्रोत। चारों तरफ बस रेगिस्तान और रेत के कटीले झाड़ियां थी। मदन रेत में लेटा हुआ कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह नींद खुलने पर मदन ने चलना शुरू कर दिया। दोपहर होते होते प्यास और भूख से परेशान हो गया। अब वह समझ चुका था ये रेगिस्तान जगह है जहां वह फंस चुका है। दोपहर में सूरज की किरणें इस कदर तप रही थी जैसे कि जलाने पर उतारू थी। गर्म हवाएं इस तरह से चल रही थी जैसे कोई गर्म बत्ती बदन को जला रही हो। चलते चलते मदन की नजर सामने पानी के बड़े से तालाब पर पड़ी। पहले तो उसे लगा ये उसका भ्रम है, फिर जैसे वह तालाब के पास पहुंच रहा था वैसे ही पानी की ध्वनि उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। आसपास अब एक दो हरे भरे पेड़ भी उसे दिखाई देने लगे। अब तो मदन की भूख और प्यास और भी ज्यादा बढ़ गई थी। 2 दिन से लगातार चलने के कारण वह इतना थक चुका था, उसे अब अपनी सूध ना रही। झट पर जाकर मदन ने ढेर सारा पहले तो पानी पिया और पानी में डुबकी लगाकर अपनी थकान उतारी। वहीं पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मदन में हिम्मत सी आई तो उठकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। यहाँ आसपास कोई गांव या घर होगा, मुझे वह ढूंढना होगा। शायद वहीं से मुझे कुछ मदद मिल जाए और खाने के लिए भोजन भी। राजकुमारी इधर चंद्रिका महल पहुंच चुकी थी। बारिश की बूंदें अब फिर गिर रही थी। तभी एक सेवक आता है और बोलता है, राजकुमारी जी, महाराज ने आपको दरबार में पेश होने के लिए कहा है। राजकुमारी चंद्रिका दरबार में पहुंच चुकी थी। जब राजकुमारी के सम्मान में खड़े हो गए, राजकुमारी चंद्रिका, आपके लिए रिश्ता आया है। राजकुमार का नाम वीर सिवान है। कुछ ही दिनों में वह राजा बन जाएंगे। हमारे पास तस्वीर तो नहीं है, लेकिन ये सब जो राजकुमार का रिश्ता लेकर आए हैं, इन्होंने राजकुमार के शौर्य और वीरता की गाथा इस कदर सुनाई है, हमें ये रिश्ता पसंद आ गया है। ये शौर्य वीर के साथ साथ सुंदर, सुशील और हर कला में निपुण भी है। राजकुमारी जी, क्या आपको ये रिश्ता पसंद है? पिता की बात का भरे दरबार में मान रखते हुए बिना देखे राजकुमारी ने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। कुछ दिन बाद शादी का मुहूर्त भी निकला। प्रजा और परिवार वाले तो बहुत खुश हो रहे थे, परंतु राजकुमारी के मन में बेचैनी और घबराहट हो रही थी। राजकुमारी की स्वीकृति देने के बाद ही महल में जोर शोर से विवाह की तैयारियां होने लगी। किसी चीज की कोई कमी ना हो, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। दोपहर से शाम होने लगी थी। अब रेगिस्तान नहीं, अब उसे हरे भरे पेड़ दिखाई देने लगे, मदन को नजर आने लगे थे। अंधेरा होते होते किसी जंगल में पहुंच गया। भूख और प्यास से बेहाल होने की वजह से जंगल में पेड़ों से फल तोड़कर पेट की भूख शांत की और वहीं एक पेड़ के नीचे सो गया। चिड़ियों की चहचहाट और अन्य पक्षियों के शोर से आंख खुली तो देखा सुबह हो चुकी थी। उस जंगल को देखकर मदन ने सोचा, यहाँ आसपास कोई घर या गांव जरूर होगा। कुछ देर तक ढूंढने के बाद सामने एक कुटिया नजर आने लगी थी। ये किसी ऋषि मुनि का आश्रम लग रहा था। इतने दिनों तक भटकने के बाद आखिरकार में इंसानी बस्ती में पहुंच गया। ये सोचकर मदन रोने लगा और आश्रम के अंदर चला गया। वहां बहुत ढूंढने पर भी कोई नहीं मिला। निराश होकर हो ही रहा था
और जा ही रहा था, तभी उसकी नज़र आखिरी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी, जहाँ पर बैठकर कोई साधु अपनी आंखें बंद किए तपस्या में लीन थे। उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा, और जब तक वह तपस्या में है, मैं यहाँ रहकर घर जाने का कोई ना कोई रास्ता भी ढूंढ ही लूंगा। आश्रम में लगे पेड़ पौधे पूरी तरह सूख चुके थे। आसपास बहुत ही धूल थी। कुछ देर आश्रम की सबसे पहले उसने सफाई की, और पेड़ पौधों में पानी देने के बाद मदन नहाने चला गया। आश्रम में कुछ कपड़े रखे मिल गए, वह पहन लिए। इस तरह रोज जंगल जाकर बहुत सारे फल लाता और पेड़ पौधों को सींचता। आसपास दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई देता। इसलिए जब तक ऋषि मुनि अपनी तपस्या से नहीं जागते, यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा। शायद वे मेरी कुछ मदद जरूर कर दे और घर पहुंचा दे। आखिरकार 15 दिन बाद ऋषि मुनि अपनी तपस्या से जाग गए। कुटिया और पेड़ पौधों को देखकर आश्रम में आकर देखा तो वे हैरान रह गए। महीनों से वह तपस्या में थे, तो फिर यह साफ सफाई, पेड़ पौधों की सिंचाई किसने की? अपने कुटिया में बैठकर वे इस बारे में सोच ही रहे थे कि इतने में वहां मदन आ गया। आप तपस्या से जाग गए ऋषि मुनि जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा नाम मदन है। माफी चाहता हूँ, आपके बिना आज्ञा के आपके कपड़े पहन लिए और यहाँ रहने लगा। आप चाहे तो मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन ऋषि मुनि जी, मदन ने जिस तरह से आश्रम की देखभाल की उससे प्रसन्न हो गए। उन्होंने ही मदन के सर पर हाथ रखा। वे सब समझ गए। मदन को बाज ले उड़ाता और रेगिस्तान में छोड़ गया। आशीर्वाद नहीं देंगे? ऋषि मुनि जी, ऋषि बोले, मैं जान गया हूँ तुम कितनी तकलीफ और मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाए हो। जल्दी ही तुम अपने घर पहुँच जाओगे। यह कहकर ऋषि मुनि जंगल की तरफ चले गए। हंसी खुशी से 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। पौधे और फूलों में पानी देते हुए एक बात फिर उसके दिमाग में घूमने लगी। वह दिन कब आएगा जब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, अपनी माँ से मिलूंगा। तभी कुछ लोग आश्रम के अंदर आते हुए दिखाई दिए। ऋषि मुनि कुटिया के बाहर बैठकर ग्रंथ पढ़ रहे थे। आइए मुसाफिर, आप सबका स्वागत है मेरी कुटिया में। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ आप लोगों के लिए? तभी मदन सबके लिए जल लेकर आ गया। सारे लोग वेशभूषा में बड़े साहूकार लग रहे थे। एक बार सबने मदन की तरफ नजर घुमाई और मदद मांगने लगे। ऋषि मुनि जी से कहने लगे, वे लोग ये बारात चंद्रिका राज्य जा रही है। हमारे साहूकारों के मुखिया वीर की शादी राजकुमारी चंद्रिका से होने वाली है। समस्या ये हो गई है, शादी तय होने के कुछ दिन बाद जंगल में शिकार के दौरान तीर अंदाजी से इनकी एक आंख चली गई। बारात के स्वागत के दौरान सब दूल्हे का चेहरा देखेंगे। हम नहीं चाहते ये शादी टूटे। बस दूल्हे के स्वागत तक मुझे आपका ये सेवक चाहिए। ऋषि मुनि आंख बंद करके एक मुस्कुराहट के साथ मदन की तरफ देखते हुए कहते हैं, समय आ गया है मदन घर जाने का। फिर उन लोगों से कहते हैं, आप मदन की स्वीकृति ले लीजिए एक बार। अब सबकी निगाह मदन की तरफ ही थी। घर जाने का समय आ गया है। बस दूल्हे के स्वागत तक ही तो मुझे दूल्हा बनकर इन लोगों के साथ रहना है, फिर मैं अपने घर जा सकूंगा। सोचकर मदन बारातियों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले मदन ने ऋषि मुनि के पैर छुए तो ऋषि मुनि ने एक ही बात कही, बस एक ही बात कहूंगा, अब समय आ गया है तुम्हारे जीवन में बदलाव का। जो कुछ भी इसके बाद होगा वो एक नई शुरुआत होगी। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी बात, जीवन में तुम्हें एक मौका जरूर मिलेगा अपना जीवन बदलने के लिए। मौका छोड़ना मत, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। आश्रम से अलविदा लेते हुए मदन बारातियों और दूल्हे के साथ चंद्रिका राज्य के लिए निकल गया। चंद्रिका राज्य में प्रवेश करने से पहले मदन को दूल्हे के कपड़े पहना दिए गए। थोड़ी देर बाद बारातियों के साथ मदन का स्वागत कर मंडप में बिठा दिया गया। आगे पीछे तलवार लिए 2 लोग खड़े थे, जिससे कि मदन भाग न जाए। वह कुछ कर भी नहीं पा रहा था सिवाय मंडप की रस्म निभाने के। इसके अलावा इधर राजकुमारी की एक सखी दौड़ती हुई आई।
वह हाँफ रही थी। राजकुमारी जी, वो दूल्हा बस इतना ही बोली सकी ने। क्या हुआ मधु, तुम भागे भागे इतनी जल्दी में क्यों आ रही हो? राजकुमारी जी ने पूछा। राजकुमारी जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही सुंदर है, आपके और राजकुमार की जोड़ी खूब जमेगी। ये सुनकर राजकुमारी मन ही मन मुस्कुरा उठी और चैन की सांस लेते हुए बिना दूल्हे को देखे विवाह का निर्णय मेरा सही है कहते हुए मधु के साथ जोर जोर से हंसने लगी। थोड़ी देर बाद विवाह के मंडप से राजकुमारी का बुलावा हुआ। सारी रस्में अच्छी तरह से संपन्न हुई। मंडप में अपना दूल्हा देखकर बहुत ही खुशी की लहर दौड़ गई थी। राजकुमारी के दिल में शादी संपन्न होने के बाद बाराती भोजन के लिए जनवास की तरफ प्रस्थान कर गए और राजकुमारी और राजकुमार को कोहबर में भेज दिया गया। कोहबर एक रस्म होती है जहां दूल्हे और दुल्हन को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ा जाता है। वहीं पर उनको खाना खिलाया जाता है। दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं और बात करते हैं। थाली में 56 भोग लगाए गए थे, लेकिन मदन उनमें से कुछ भी नहीं खा रहा था। काफी देर परेशान होने के बाद राजकुमारी ने मदन से पूछ ही लिया, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? क्या आप खाने में कोई कमी है या फिर आप कुछ और खाना चाहते हो? आप मुझे बता सकते हैं, मैं मंगवा दूंगी। कुछ देर सोचने के बाद मदन ने राजकुमारी जी से कहा, ये 56 भोग मेरे मन के नहीं है, क्या आप मेरे लिए खिचड़ी बना सकती है? हाथ धोकर घी से छोंक लगाकर खिचड़ी बना दीजिए। पति की आज्ञा का मान रखते हुए राजकुमारी जी ने अपने कक्ष में बिना किसी को बाहर खबर लगे खिचड़ी बनाई और भोजन परोसा। मदन ने बहुत ही प्रसन्नता से होकर भोजन किया और थोड़ी देर बाद मदन बारात में वापस लौट गया। सुबह बारात विदा होने से पहले राजकुमारी के कुल देवता का दर्शन दूल्हे को करना होगा। ऐसा पता चलने पर वीर और उसके कुछ लोग मदन को लेकर चंद्रिका राज्य से दूर एक स्थिर जंगल में कुल देवता के दर्शन के लिए चले गए। वहां आसपास कोई भी नहीं था। मदन ने जैसे ही मंदिर में कुल देवी की परिक्रमा शुरू की, उसने अपने कानों से सुना वो लोग आपस में बात कर रहे थे। मदन के तो सुन के जैसे होश ही उड़ गए। वीर अपने साथियों से बात कर रहा था। मदन की परिक्रमा पूरी होते ही उसके तलवार से टुकड़े टुकड़े करके इस जंगल में दफना देंगे। ये सुनकर मदन मंदिर के पीछे वाली दीवार फाड़कर वहां से भाग गया। भागते भागते मदन कुछ पहुंचा ही था, वही बाज फिर से मदन को तरफ झपटा और उसे उड़ाकर ले चला और फिर से उसी गांव में गिरा गया जहां से उसने उसको उठाया था। मदन खुशी के मारे फुलानी समा रहा था क्योंकि उसकी जान भी बच गई और वह अपने घर भी पहुंच गया था। रोते हुए वह अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। थोड़ी देर में ही वह अपने घर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ काफी देर तक मंदिर के बाहर इंतजार करने के बाद सबने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो मदन वहां नहीं था। वीर और उसके साथी समझ चुके थे कि मदन ने हमारी बात सुन ली और यहाँ से भाग गया है। वीर ने देर ना करते हुए तुरंत अपनी दूसरी दूल्हे वाली पोशाक पहन ली और सेहरा बांधकर चंद्रिका राज्य लौट आया। दूल्हा सेहरे में था जिससे वहां उसे कोई नहीं पहचान पाया, जिससे राजकुमारी की शादी हुई है वह ये नहीं बल्कि कोई और था। विवाह के बाद सारी रस्म में अच्छी तरह संपन्न हुई और बारात दुल्हन को लेकर वहां से विदा हो ही रही थी कि जिस घोड़े पर वीर बैठा था वह जोर से कूदने लगा, जिससे चंदन वीर जमीन पर गिर गया और उसका सेहरा टूट गया। सब वीर की तरफ देखने लगे। दूल्हा तो काना है, हाय इसकी तो एक आंख नहीं है। जैसे ही राजकुमारी के कानों तक ये बात पड़ी वह डोली से उतर गई। बहुत ही बारीकी से देखने के बाद राजकुमारी बोली, यह वह नहीं है जिससे मेरी शादी हुई है, ये तो कोई और ही बहरूपिया है। नहीं राजकुमारी जी, मैं वही हूँ जिससे आपका विवाह हुआ है। तुम वही हो जिससे मेरा विवाह हुआ है? तो ठीक है, बताओ कल रात मेरे कक्ष में भोजन में आपने क्या खाया था? तुमने 56 भोग और ढेर सारे पकवान खाए थे मैंने। ये बात सुनते ही राजकुमारी को गुस्सा आ गया और अपने पास खड़े सेवक के हाथ से तलवार ले ली और वीर की गर्दन पर रख दी। राजकुमारी के ऐसा करते ही सारे सिपाहियों ने बारातियों को गिरफ्तार कर लिया।
सच सच बताओ, नहीं तो गर्दन काट दूंगी। राजकुमारी ने वीर से कहा। डर के मारे वीर ने आश्रम से मिले मदन और विवाह में हुए षड्यंत्र के बारे में सब कुछ उसे बता दिया। मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, मैं एक साहूकार हूँ जो बहुत ही संपन्न परिवार से हूँ। राजकुमारी जी के पिता और भाई नीचे गर्दन झुकाए हुए खड़े थे, क्योंकि उन्होंने विवाह से पहले कोई पूछताछ नहीं की। उन्होंने उनके राजपुरोहित की भविष्यवाणी थी कि राजकुमारी एक आम प्रजाजन की तरह जिंदगी बिताएगी। ये भविष्यवाणी सत्य ना हो जाए, इसी डर से जो भी रिश्ता पहले आया उसी के लिए वो मान गए। राजकुमारी ने वीर और बाकी बारातियों को कारागार में बंद करवा दिया। पिता और भाई से हाथ जोड़कर बोली, मुझे कुछ सैनिक और मेरा भाई मेरे साथ भेज दो। अपना दूल्हा मैं खुद ढूंढूंगी और मिलते ही भाई को और सैनिकों के साथ वापस राज्य में भेज दूंगी। राजकुमारी गांव गांव जाकर जिसका भी विवाह अभी जल्दी में हुआ हो बोलती है और उसके विवाह का किस्सा पूछती है। विवाह में उन्होंने क्या खाया था और विवाह की पोशाक देखती है। लगभग 4-5 महीने का समय बीत गया, परंतु राजकुमारी को अपने दूल्हे की कोई खबर नहीं मिल पाई। वह ढूंढ ही नहीं पाई। बीतते वक्त के साथ राजकुमारी मदन के गांव भी पहुंची। वहां सबसे पूछताछ की, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। राजकुमारी निराश होकर लौट ही रही थी कि किसी ने राजकुमारी को आवाज दे दी। अरे, 4-5 महीने पहले मदन गांव वापस आया है। बाज उठाकर ले गया था उसे और अब वापस भी छोड़ गया है। आप उससे भी मिल ले, शायद आपकी तलाश पूरी हो जाए। राजकुमारी ने यह सुना तो वह मदन के घर के सामने पहुंच गई और आवाज देने पर उस मिट्टी के छोटे से घर से मदन और उसकी मां निकली। लकड़ियां काटने और खेतों में काम करते वक्त लगने वाली धूप के कारण मदन का चेहरा झुलस गया और काला हो चुका था। राजकुमारी जी मदन को नहीं पहचान पाई, पर मदन राजकुमारी जी को पहचान गया। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर मदन की मां से अभिवादन किया और बोली, मैं अपने दूल्हे की खोज में निकली हूँ। क्या आप बता सकते हो अपने विवाह के बारे में? क्या भोजन के रूप में खाया था आपने उस दिन? तभी मदन की मां बोल पड़ती है, आपको गलतफहमी हुई है बेटा। राजकुमारी जी, मेरे बेटे का तो अभी तक विवाह ही नहीं हुआ। मदन को ऋषि की मुनि की बात याद आ गई। जीवन एक मौका जरूर देगी तुम्हें। कुछ देर सोचने के बाद मदन बोल पड़ा, अपने विवाह के दिन मैंने राजकुमारी से हाथ धुलवाकर एक घी में खिचड़ी बनवाई थी और खाई थी। क्या आप अपने विवाह का जोड़ा दिखा सकते हो? मदन दौड़कर अंदर गया और विवाह का जोड़ा लेकर आया, जिसे उसने बहुत ही संभाल कर रखा था। राजकुमारी पहचान जाती है, ये उसका दूल्हा है जिससे उसकी शादी हुई थी। राजकुमारी जी घोड़े से नीचे उतर जाती है और अपने भाई को सैनिक के साथ वापस चंद्रिका राज्य में भेज देती है और बोलती है, अब मैं साधारण जीवन जीऊंगी भैया, जैसा कि मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, और जिस तरह से मेरे पति रहेंगे मैं उसी तरह से रहूंगी। तुम वापस लौट जाओ। भाई को मना करके चंद्रिका राज्य की ओर प्रस्थान करवाकर वह महलों का सुख छोड़कर एक आम जिंदगी बिताने लगी। मदन की माँ, मदन और राजकुमारी खुशी खुशी मिलजुल कर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। राजकुमारी के पहरे इतने अच्छे होते हैं, कदम पड़ते ही उसका घर धन धान्य से भर जाता है। अब मदन कोई भी काम करता उसे दुगना तिगना मुनाफा होता। तो दोस्तों, इस तरह राजकुमारी के शादी वाले दूल्हे का रहस्य भी सुलझ जाता है और मदन का जीवन भी बदल जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी अपनी राय जरूर दे और हमें बताएं। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।